चीन ताइवान के पास रिकॉर्ड संख्या में युद्धक विमान भेजता है। कोविड वास्तव में खराब हो रहा है और बाइडेन प्रशासन चीन पर भारी पड़ रहा है। इस सप्ताह के चाइना न्यूज हेडलाइंस में और भी बहुत कुछ। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। इस सप्ताह की शुरुआत में चीन ने 24 घंटे के अंतराल में ताइवान की ओर 71 युद्धक विमान और 7 जहाज भेजे। यह एक नया रिकॉर्ड है। ताइवान में बेची जाने वाली चिंता विरोधी दवा के लिए यह शायद एक नया 24 घंटे का रिकॉर्ड भी था। उन विमानों में से अधिकांश ने ताइवान जलभूमध्य के मध्य को पार किया। ये दोनों देशों के बीच की आधी रेखा है। किसकी चीन अनदेखी कर रहा है, क्योंकि उनके नजरिए से उस प्रांत की सीमा का सम्मान क्यों जो प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। बेशक ताइवान वास्तव में चीन का एक प्रांत नहीं है। यही वजह है कि चीन को उस पर आक्रमण करने की जरूरत महसूस हो रही है और वे अपने नवीनतम खतरे के बारे में सूक्ष्म नहीं थे। चीन सूक्ष्म होने में उतना ही अच्छा है जितना कि रे चार्ल्स पायलट होने में। हालांकि मैं अभी भी उसके साथ दक्षिण पश्चिम की उड़ान भरूंगा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने उन फाइटर जेट्स को भेजने को वर्तमान यूएस ताइवान वृद्धि और उकसावे का कड़ा जवाब दिया। उत्तेजना और उकसावे का मतलब अमेरिका द्वारा नवीनतम राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित करना है। कई अन्य सैन्य प्रावधानों के बीच यह अमेरिका को अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने के लिए ताइवान को $2 बिलियन तक का ऋण देने की अनुमति देता है। अधिनियम ये भी सुझाव देता है कि ताइवान को आगामी सैन्य अभ्यास में शामिल होने की अनुमति दी जाए, जिसे RIMPAC के रूप में जाना जाता है। उन अभ्यासों में अमेरिका और लगभग 8 से 10 अन्य देश शामिल होंगे। चीन मूल रूप से एक ईर्ष्यालु पूर्व की तरह है जो उन्हें किसी और के साथ समय बिताते हुए नहीं देखना चाहता। केवल उन्हें लगता है कि रिश्ता अभी भी चल रहा है, भले ही वे पहले कभी रिश्ते में नहीं थे। यदि आपको लगता है कि यह पागल है, तो इसे प्राप्त करें। हाल ही में 2016 तक अमेरिका ने RIMPAC में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को शामिल किया था। ठीक है, उन्हें पता है कि यह सब सिर्फ दिखावा है। सबसे बुरा क्या हो सकता है? यह इस बात का संकेत है कि चीजें कितनी बदल गई हैं कि 2018 में अमेरिका ने चीन को आमंत्रित नहीं किया और अब 2023 से अमेरिका ताइवान को आमंत्रित कर सकता है। ताइवान और सेना की बात हो रही है। चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में ताइवान ने अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा बढ़ा दी है। चीनी सेना ने पिछले कुछ वर्षों में ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में अधिक से अधिक विमान भेजकर और अधिक से अधिक प्रत्यक्ष खतरे पैदा करते हुए बोल्ड किया है। डोरिटोस कूल रैंच के एक बैग के तल में पिछले टूटे चिप्स की तुलना में वे अधिक बोल्ड हो गए हैं। तुम्हें पता है, जो उस खेत की धूल से ढके हुए हैं वो साहसिक है। जवाब में ताइवान अब अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि बढ़ा रहा है, 4 महीने से 1 साल तक। ये सभी पुरुषों पर लागू होता है और यह महिलाओं के लिए वैकल्पिक है। इस सैन्य सेवा में अन्य बातों के अलावा अधिक कठोर हथियार प्रशिक्षण शामिल होगा। राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा, शांति आसमान से नहीं गिरेगी, और कहा कि केवल युद्ध की तैयारी करके ही हम युद्ध से बच सकते हैं और केवल लड़ने में सक्षम होने से ही हम युद्ध को रोक सकते हैं। परिवर्तन 2024 तक प्रभावी नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि वे इस बात पर भरोसा कर रहे हैं कि चीनी आक्रमण कुछ वर्षों तक नहीं होगा। जो आपकी छत कोने के बक्से में एक छेद के माध्यम से एक रिसाव को देखने और सोचने जैसा है, हम शायद इसे ठीक करने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। अगले कुछ वर्षों में बारिश होने की क्या संभावनाएं हैं? चीनी शासन से खतरों का मुकाबला करने की बात। उन नियमों का जल्द ही चीन में अमेरिकी निवेश को विनियमित करने के लिए एक नए संघीय प्राधिकरण द्वारा पालन किया जाएगा। ये पहली बार है जब संघीय सरकार अमेरिकी उद्योग पर इस तरह की शक्ति का प्रयोग करेगी। बिडेन अमेरिकियों से डेटा एकत्र करने के लिए टिकटॉक जैसे चीनी ऐप की क्षमता को सीमित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश भी जारी कर सकता है। चीनी शासन का मुकाबला करने के लिए ये महान कदम है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं क्या ये वास्तव में बाइडेन है जो चीनी व्यापार नीति के दशकों को उलट रहा है, आप सही है। मुझे पता था कि कुछ बंद लग रहा था। ये सुनने जैसा होगा कि कोई विमान उतरा था। रे चार्ल्स, क्या हमें यकीन है कि वो सिर्फ सह पायलट नहीं था? 2018 के आसपास ये ट्रंप ही थे जिन्होंने वास्तव में चीन की व्यापार नीति पर यू टर्न लिया। बिल क्लिंटन युग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सबसे ऊपर रखने के दृष्टिकोण से हटकर 1 सेकंड प्रतीक्षा करें। कम्युनिस्ट पार्टी की एक नई नीति में वास्तव में अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा है। ट्रंप के तहत टैरिफ और अन्य प्रतिबंधों को व्यापार विरोधी, यहां तक कि नस्लवादी भी कहा जाता था, क्योंकि ट्रंप ने जो कुछ भी किया उसे नस्लवादी माना गया। यहां तक कि अंतरिक्ष बल
तुम्हें पता है, चूंकि अंतरिक्ष काला है और ट्रंप इसे उपनिवेश बनाना चाहते थे, लेकिन जब बिडेन चीजों को उसी दिशा में ले जाते हैं तो बहुत कम झटका लगता है। हम इतने अलग नहीं हैं। कोविड चीन में बहुत बुरा होता जा रहा है, लेकिन आप इसे नहीं जान पाएंगे क्योंकि इसे कवर किया जा रहा है। दोबारा वापसी पर स्वागत है। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जीरो कोविड नीति को उलट दिया है और देश को खोलना शुरू कर दिया है। लोगों को बता रही है कि वे अब अपना घर छोड़ सकते हैं और काम पर वापस आ सकते हैं। ओह, सिर्फ इसलिए कि हमने आपको इतने लंबे समय तक आपके घरों में रोक दिया कि अनगिनत लोग भूखे मर गए। आपको लगता है कि यह काम न करने का बहाना है? ये पीढ़ी इतनी आलसी क्यों है? इस नीति के उलट होने का मतलब ये भी है कि सीमाओं के फिर से खुलने पर चीनी लोग यात्रा बुक करने के लिए दौड़ रहे हैं। चीनी नागरिक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करना चाहते हैं, वे 8 जनवरी से फिर से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कहीं भी यात्रा करने की आवश्यकता होगी। अमेरिका चीनी आगमन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह चीन में वायरस के आसपास पारदर्शिता की कमी के कारण है, क्योंकि मामले बढ़ते हैं, जो ट्रंप प्रशासन द्वारा 2020 की शुरुआत में किए गए कार्यों के अनुरूप है। हम इतने अलग नहीं हैं, आप और मैं बाइडेन प्रशासन की चिंताओं को समझ सकता हूं, खासकर चीन में पारदर्शिता की कमी को लेकर। और चूंकि आप जानते हैं, हम सभी 2020 तक जी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वे झूठ बोल रहे हैं, ये है कि वे जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं, और वैसे भी वे ऐसा करते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे वे हमारा सम्मान नहीं करते हैं। जबकि चीनी अधिकारियों का दावा है कि पूरे देश में केवल कुछ ही मौतें हुई हैं, इसके विपरीत सबूत जमा हो रहे हैं। और पाइलिंग अप से मेरा शाब्दिक अर्थ है पाइलिंग अप। तारांकन यह मंगलवार को शंघाई ओरिएंटल अस्पताल में मुर्दाघर है, और शेनयांग में एक अंतिम संस्कार गृह में जगह कम पड़ गई और इस गोदाम का उपयोग अतिरिक्त शवों को रखने के लिए करना शुरू कर दिया। यह एक शाब्दिक पुरुषों का गोदाम है। जिस तरह से आपकी लाश दिखती है, आप उसे पसंद करने वाले हैं। वे इसकी गारंटी देते हैं। इसलिए चीनी अधिकारी जितना स्वीकार करना चाहते हैं, उससे शायद चीजें थोड़ी खराब हैं। यह मूल रूप से 2020 फिर से है। याद रखें, जनवरी 2020 में चीन में वायरस पहले से ही तेजी से फैल रहा था, लेकिन अधिकारियों ने दावा किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। वास्तव में ये रोकने योग्य और नियंत्रणीय था। जब कवर की बात आती है तो कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी सुसंगत है। ये सुनिश्चित करने में लगातार कि हम सभी को कवर करने की आवश्यकता है। दोबारा, और भले ही कोविड के लिए मृत्यु दर कम हो, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। देश में कोविड की ताज़ा लहर के रूप में आपातकालीन सेवाएं अभिभूत हैं। आपातकालीन कमरे एम्बुलेंस को दूर कर रहे हैं, बीमार लोगों के रिश्तेदार खुले बिस्तरों की तलाश कर रहे हैं, और मरीजों को अस्पताल के गलियारों में बेंचों पर गिरा दिया जाता है और बिस्तरों की कमी के कारण फर्श पर लेटा दिया जाता है। बीजिंग में एक डॉक्टर का कहना है कि स्थिति दशकों में देखी गई किसी भी चीज से भी बदतर है। और यह सिर्फ कोविड से प्रभावित लोगों को ही प्रभावित नहीं कर रहा है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता होती है, वे भीड़ भरे अस्पतालों से प्रभावित होते हैं। ये सब 2020 की ऐसी ही पुनरावृत्ति है जिसे मैं सुनने की उम्मीद कर रहा हूं। एंड्रू क्यूमो ने किसी तरह हजारों और दादा दादी की हत्या करने का एक तरीका खोज लिया, और अभी भी इसके लिए कोई परिणाम नहीं भुगतना है। इस बीच चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया जोर देकर कहता है कि सब कुछ ठीक है और चीन के पास अपनी जीरो कोविड नीति से हटने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। और अंत में चीन में कुछ अच्छी खबरें। शायद बाइडू, जो चीन के गूगल की तरह है, रात के समय की सवारी को शामिल करने के लिए चीन में अपनी चालक रहित टैक्सी सेवा का विस्तार कर रहा है। जो आश्चर्य की बात है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनके पास ड्राइवर रहित दिन के समय सवारी भी होती है। ये पता लगाने जैसा है कि उन्होंने टाइटैनिक का तीसरा भाग बनाया है। मुझे लगता है कि आपने वहां एक कदम छोड़ दिया। बाइडू का प्रोग्राम इस साल अगस्त में शुरू हुआ था। बाइडू ने नियमित टैक्सी की सवारी के समान कीमत पर रोबोटैक्सी सवारी की पेशकश शुरू की। जो टैक्सियों की सुविधा पसंद करता है और वास्तव में मानव चालक से बात करने से नफरत करता है, उसके लिए यह एक अच्छा सौदा है। मुझे उम्मीद है कि रोबोट कभी भी मुझे उनके मिक्सटेप को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। यह उससे भी बुरा भविष्य है जहां वे हमें गुलाम बनाते हैं। एक बड़ा कारण चालक रहित कारों को अन्य देशों में रोल आउट नहीं किया गया है। हालांकि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, लेकिन शायद चीन में ये कार्यक्रम मार्ग प्रशस्त कर सके। और कब चीन से कुछ भी दुनिया भर में फैल गया है और समस्याएं पैदा कर दी हैं, हो सकता है कि ताइवान अपनी कुछ चिंता विरोधी दवाओं को साझा कर सके। और अब मेरे लिए चीन के एक बिना सेंसर वाले प्रशंसक के सवाल का जवाब देने का समय आ गया है, जो पैट्रियन या स्थानीय लोगों पर योगदान देकर सीधे हमारा समर्थन करता है। पैट्रियन पर तीव्र किसान पूछता है,
आपको किस हद तक लगता है कि ये निवेशक वास्तव में नए चूसने वालों से नकद प्राप्त करने बनाम रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वे अपने नींबू बेच सकें और चीनी अर्थव्यवस्था से बाहर निकल सकें? अगर मैं किसी भी मायने में एक घिनौना निवेशक होता तो मैं ठीक यही करता। तो क्या वे यह नहीं देख रहे हैं कि सीसीपी मैसेजिंग के साथ खेलने का समय खत्म हो गया है? ये हाल के एक प्रकरण के जवाब में है कि कैसे जागृत निवेशक तथाकथित ईएसजी निवेशों में पैसा लगा रहे हैं। ये पर्यावरण, सामाजिक और शासन के लिए खड़ा है। और अंत में चीन में कुछ अच्छी खबरें। शायद बाइडू, जो चीन के गूगल की तरह है, रात के समय की सवारी को शामिल करने के लिए चीन में अपनी चालक रहित टैक्सी सेवा का विस्तार कर रहा है। जो आश्चर्य की बात है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनके पास ड्राइवर रहित दिन के समय सवारी भी होती है। ये पता लगाने जैसा है कि उन्होंने टाइटैनिक का तीसरा भाग बनाया है। मुझे लगता है कि आपने वहां एक कदम छोड़ दिया। बाइडू का प्रोग्राम इस साल अगस्त में शुरू हुआ था। बाइडू ने नियमित टैक्सी की सवारी के समान कीमत पर रोबोटैक्सी सवारी की पेशकश शुरू की। जो टैक्सियों की सुविधा पसंद करता है और वास्तव में मानव चालक से बात करने से नफरत करता है, उसके लिए यह एक अच्छा सौदा है। मुझे उम्मीद है कि रोबोट कभी भी मुझे उनके मिक्सटेप को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। यह उससे भी बुरा भविष्य है जहां वे हमें गुलाम बनाते हैं। एक बड़ा कारण चालक रहित कारों को अन्य देशों में रोल आउट नहीं किया गया है। हालांकि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, लेकिन शायद चीन में ये कार्यक्रम मार्ग प्रशस्त कर सके। और कब चीन से कुछ भी दुनिया भर में फैल गया है और समस्याएं पैदा कर दी हैं? हो सकता है कि ताइवान अपनी कुछ चिंता विरोधी दवाओं को साझा कर सके। और अब मेरे लिए चीन के एक बिना सेंसर वाले प्रशंसक के सवाल का जवाब देने का समय आ गया है, जो पैट्रियन या स्थानीय लोगों पर योगदान देकर सीधे हमारा समर्थन करता है। पैट्रियन पर तीव्र किसान पूछता है, आपको किस हद तक लगता है कि ये निवेशक वास्तव में नए चूसने वालों से नकद प्राप्त करने बनाम रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वे अपने नींबू बेच सकें और चीनी अर्थव्यवस्था से बाहर निकल सकें? अगर मैं किसी भी मायने में एक घिनौना निवेशक होता तो मैं ठीक यही करता। तो क्या वे यह नहीं देख रहे हैं कि सीसीपी मैसेजिंग के साथ खेलने का समय खत्म हो गया है? ये हाल के एक प्रकरण के जवाब में है कि कैसे जागृत निवेशक तथाकथित ईएसजी निवेशों में पैसा लगा रहे हैं। यह इस्तेमाल किया जा रहा जातीय दास श्रम। इन सौर पैनलों के बारे में सबसे हरी बात स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा है। मूल रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीनी उद्योग में पैसा लगाते हैं। ये ईएसजी के रूप में अधिकांश लोगों के विचार को पूरा नहीं करेगा। और यहाँ तक कि अगर आप केवल मुनाफे की परवाह करते हैं तो वास्तव में इस बिंदु पर चीनी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए चीन में पैसा लगाना एक बड़ा जोखिम है। तो लोग ऐसा क्यों करते रहते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 10 वर्षों से पर्याप्त लोग मुझे इस बारे में चिल्लाते हुए नहीं देख रहे हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। और क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रन या हमारे विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसर के चीन में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आपके योगदान ही है जो हमें इस शो को जारी रखने में मदद करते हैं। तो कम से कम वो आपके पैसे का अच्छा उपयोग है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन को बिना सेंसर के देखने के लिए धन्यवाद।